नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, अभी हाल ही में बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी पर हमने चर्चा की थी। तो उसको लेकर आप सभी के कई कमेंट्स आए, कन्फ्यूजन से रिलेटेड कमेंट्स आए और अन्य प्रश्न भी आप सभी ने कमेंट के रूप में भेजा। तो मुझे लगा कि एक वीडियो आप सभी के लिए बनाना चाहिए ताकि सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएं। इसके लिए आपको हमारी बात को बहुत ही आराम से धैर्य रखकर सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, फिर समझना पड़ेगा। जल्दबाजी में आप रहेंगे तो कोई भी बात कंफर्म नहीं होगी और संदेह बना का बना रहेगा। सबसे पहली बात रही कि कौन कौन से विद्यार्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अनिवार्य योग्यता क्या है। तो यदि आप एमए हैं हिंदी विषय से और नेट हैं हिंदी विषय से और आपका 55% एमए में है और आप जनरल कैटेगरी यानी यूआर कैटेगरी से हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप बिहार के आरक्षित वर्ग से हैं तो 5% की छूट है, यानी कि 50% जिनके होंगे वो फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान में रखिए कि यदि आप एमए हैं और नेट क्वालिफाइड हैं, एमए में 55% है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप एमए हैं, नेट हैं और आपका जेआरएफ भी है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 55% इसमें भी जरूरी है। अगर आप एमए हैं, नेट नेट के साथ जेआरएफ भी हैं और पीएचडी हैं तो भी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। यानी कि कंफ्यूजन था कि क्या पीएचडी भी अनिवार्य है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप पीएचडी रहेंगे तभी इस फॉर्म को भरेंगे, ऐसा नहीं है। आपके लिए सामान्य है कि एमए और नेट हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो पहली क्लियरिटी यहाँ पर आपके लिए हो गई होगी कि अनिवार्य योग्यता एमए और नेट है और प्रतिशत जो हमने बतलाया अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए कितना है उसको दिमाग में रख लेना है। ठीक, अब तमाम विद्यार्थी कमेंट करने लगे कि आरक्षण को लेकर। तो आरक्षण बिहार के स्थायी निवासी ही आरक्षण का लाभ ले सकते हैं, यानी जो बिहार के निवासी हैं उनको ही रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। अन्य राज्यों के उम्मीदवार अनरिजर्व माने जाएंगे, चाहे वे अपने राज्य में किसी भी आरक्षित वर्ग के हों। मान लीजिए उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, लेकिन बिहार में आप अनरिजर्व के अंतर्गत आएंगे। इसी में कुछ विद्यार्थियों का कमेंट था कि वो कैटेगरी में नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, तो कैटेगरी में होने के बावजूद भी आप यहाँ पर फॉर्म भरेंगे अनरिजर्व कैटेगरी में, उसको आपको यहाँ का जो रिजर्वेशन है उसका लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि दूसरा कंफ्यूजन ये था कि बाहर के लोग फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन वो क्या होंगे, यूआर कैटेगरी में होंगे। तो पहली बात ये थी कि क्या पीएचडी वाले ही फॉर्म भरेंगे? बिल्कुल नहीं। जो एमए है, नेट है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। जेआरएफ हैं तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जो एकदम से न्यूनतम अर्हता थी या फिर योग्यता थी वो एमए और नेट है। बाकी अंतर कहाँ होगा वो आपको जब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो आपको पॉइंट मिलेंगे, नंबर मिलेंगे, वहां पर अंतर होगा। अभी अप्लाई करने के दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं आपसे। ठीक है, और अगर आप बाहर के हैं तो भी फॉर्म को भर सकते हैं यूआर कैटेगरी में। ये दोनों कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब बात यहां पर ये उठती है कि मान लीजिए कोई दूसरे राज्य की महिला है, उत्तर प्रदेश का ही हम यहाँ पर उदाहरण लेंगे, और वो बीपीएससी ट्री में उनका चयन हो गया और यहीं पर उन्होंने किसी व्यक्ति से शादी कर ली जो कि बिहार के रहने वाले थे। तो क्या उनको डोमिसाइल या फिर जो रिजर्वेशन है उसका लाभ मिलेगा? इसको लेकर विशेष नियम बनाए गए। आमतौर पर यही देखने में आता है कि जो महिला है उसके पिता पक्ष के
कैटेगरी को माना जाता है, और अगर वो दूसरे राज्य की है तो वो यूआर कैटेगरी में ही उसको रखा जाएगा। आगे चल के उनके जो बच्चे इत्यादि होंगे वो भले रिजर्वेशन का लाभ उठा सकते हैं। तो विवाहित महिला, चूंकि बीपीएससी ट्री को लेकर आप सभी काफी न्यूज सुनते होंगे, अलग अलग ढंग के, कभी अच्छे कभी बुरे न्यूज आते हैं, और बड़ी विडंबना है यहाँ पर कि बीपीएससी के नाम को जोड़कर बीपीएससी शिक्षक बात बार बार कही जाती है, जो कि मीडिया द्वारा ये नाम दिया गया है। बीपीएससी शिक्षक नाम का कोई पद नहीं है, ठीक है। शिक्षक पद भले हो सकता है, बीपीएससी तो एक संस्था है जो अलग अलग चयन को कंप्लीट करती है। जैसे कई बार बीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को भी कंप्लीट किया है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं कि यूपी लोक सेवा आयोग कई वैकेंसीज करता है, तो आपने उत्तर प्रदेश में नहीं देखा होगा कि यूपी पीएससी शिक्षक, लेकिन न जाने यहाँ पर इस शब्दावली का प्रयोग क्यों किया जाता है, नहीं पता है। तो खास तौर से अभी जो संक्रमणकालीन दौर था, बहुत सारे लोग आपस में शादी विवाह किए, तो यानी कि अगर किसी अन्य राज्य की महिला यहाँ के किसी पुरुष के साथ शादी करती है तो उसको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके लिए विशेष नियम बनाए गए, ठीक है। उसके पिता पक्ष को देखा जाएगा, ये मेरी जानकारी, तो इसको भी आप समझ गए होंगे। 10वीं 12वीं का जो अंक है उसको प्रतिशत में आपको निकाल कर रखना है। तमाम ऐसे बोर्ड हैं जिनमें कि दिया जाता है परसेंटेज की जगह पर ग्रेड सिस्टम है, लेकिन आपको परसेंटेज में ही लिखना है ताकि आपका कैलकुलेशन हो सके। अगर मार्कशीट सीजीपीए या ग्रेड में है तो बोर्ड विश्वविद्यालय के आधिकारिक फार्मूले से प्रतिशत निकालकर भरना होगा। आपको पता करना होगा कि कितने नंबर पर कितने प्रतिशत बनता है, जो फार्मूला है उसको अप्लाई करना होगा। शैक्षणिक योग्यता के बारे में हमने आप सभी से चर्चा की कि मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए और वो डिग्री ग्रेजुएशन में भी होनी चाहिए। अभी आगे मैं और विस्तार से बात करूंगा फैक्ट के साथ। अभी मेन जो कंफ्यूजन होते हैं अक्सर, उसको ध्यान में रखना है। तो जो जैसे हिंदी है तो हिंदी से एमए हो और हिंदी विषय आपके बीए में भी हो, तब इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो दूसरे स्ट्रीम के होते हैं और हिंदी से एमए कर लेते हैं, नेट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग ढंग का प्रोसेस है। सामान्य ईडब्ल्यूएस के लिए एमए में 55%, यानी जो यूआर में है और ईडब्ल्यूएस में है उनको एमए में 55% चाहिए, और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको 50% चाहिए। इसकी चर्चा हमने कर ली। नेट, जेआरएफ, पीएचडी आपको चुनना होगा, उसी के हिसाब से आपकी मार्किंग होगी। अगर आप नेट हैं केवल तो नेट भरेंगे, आप जेआरएफ हैं तो जेआरएफ भरेंगे, आप पीएचडी हैं तो पीएचडी भरेंगे। अगर आप तीनों हैं तो तीनों को अप्लाई करना होगा। ऑप्शन होगा जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो सब चीजें आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे कई रेगुलेशन बनाए गए हैं यूजीसी के द्वारा, जिसमें नेट की छूट दी गई है। वो बहुत प्राचीन काल के परीक्षार्थी हैं, हो सकता है कि जो एज बाउंड यहाँ पर है वो इसको क्रॉस भी कर गए हों, लेकिन अगर बचे हों तो उनके भाग्य में ये वैकेंसी कही जा सकती है। तो कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको कि एमए और पीएचडी पर ही फॉर्म भरने के लिए छूट दी गई है कि आप नेट क्वालिफिकेशन से बाहर हैं, तो उसके लिए प्रमाण पत्र बनवाना होता है, उसको अपलोड करना है। इसके बाद जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें 10 विश्वविद्यालयों को आपको चुनना है। 10 विश्वविद्यालयों का नाम दिया जाएगा, उसमें से आपको प्राथमिकता के हिसाब से चुनना है कि आप किस विश्वविद्यालय में जाना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, उनको लग रहा होगा कि जिसमें ज्यादा सीट है उसका चुनाव करें, जिसमें कम है उसका नहीं करें, पता नहीं होगा कि नहीं। इसमें प्राथमिकता को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि जिस विश्वविद्यालय में आप चुनेंगे उसी में आपका चयन होगा, बिल्कुल नहीं। ये सेंट्रलाइज्ड चयन प्रक्रिया है, ठीक है। अगर आप जिस विश्वविद्यालय को प्राथमिकता में देते हैं और आप उसमें आ जाते हैं तो वही विश्वविद्यालय मिलेगा, नहीं तो फिर आपके अंक के हिसाब से दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का 10 विश्वविद्यालयों का चुनाव करना है।
तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी चुनना है, आप अपने भौगोलिक पृष्ठभूमि के आधार पर उसका चयन करेंगे। आप देखेंगे कि जेपीयू हमारे घर से कितना दूर है, पीपीयू कितना दूर है, ठीक है, बीयू कितना दूर है। इस तरीके से यूनिवर्सिटीज की लिस्ट अभी है, मैं उस पर बात करूंगा, आपको घबराना नहीं है। एक एक चीज मैं चाहूंगा कि क्लियर कर दूं, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा। और क्यों हम इस पर विशेष जोर दे रहे हैं, क्योंकि बिहार सरकार की एक योजना रही है, उसी के अंतर्गत हर ब्लॉक में 200 मतलब पूरे राज्य में ब्लॉक में 211 नए राजकीय डिग्री कॉलेज खोले गए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, जीडीसी जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर भी उसी तरीके के नए डिग्री कॉलेज खोले गए हैं। और यूं कहें कि बिहार सरकार ने एक प्रयोग किया है और इस प्रयोग में आप सभी को मौका मिल रहा है। इसके पहले इस तरीके का कोई विज्ञापन नहीं आया हुआ था, इसलिए तमाम विद्यार्थियों में कंफ्यूजन सा है कि आखिरकार इसमें नौकरी लगेगी तो क्या होगा, कब तक रहेंगे, कब तक नहीं रहेंगे। ठीक है, सारी चीजों पर मैं बातचीत करूंगा। पहले यहाँ पर फॉर्म भरते समय आपको उन बारीकियों को ध्यान में रखना है जिसको कि अक्सर विद्यार्थी को रखना चाहिए। ये सब 10 विश्वविद्यालय आप चुन लेंगे। कोई भी विश्वविद्यालय 2 बार नहीं चुनेंगे, एक बार सीरियल वाइज से आपको चुन लेना है। मुख्य दस्तावेज क्या क्या है? फोटो आपका, हस्ताक्षर, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, एफिडेविट बनवाना है, फिर 10वीं 12वीं का मार्कशीट, बीए एमए की मार्कशीट, डिग्री भी ऐसे विद्यार्थी जो हो सकता है कि डिग्री ही न लें अपने विश्वविद्यालयों से, उनको भी अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना। पीएचडी, नेट, जेआरएफ, जाति प्रमाण पत्र अगर आप कैटेगरी में हैं तो बनवाना पड़ेगा। डोमिसाइल बिहार राज्य के हैं तो वहां का बनवाना होगा। पीडब्ल्यूडी है या ईडब्ल्यूएस में है, प्रमाण पत्र बनवाना होगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि जो वैकेंसी निकली हुई थी और हिंदी में हमने 625 सीट बदलाई थी। आज के दौर में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा सीट है और ऐसे विद्यार्थी जो आर्थिक रूप से कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं या फिर नौकरी की खोज में है और कहीं भी वो नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर फॉर्म अप्लाई करें। फॉर्म का कोई पैसा नहीं लग रहा है, फीस भी नहीं लग रही है, तो ऐसा मौका बहुत कम मिलता है लोगों को, तो फॉर्म भरिए। ठीक है, अब देखिए वेबसाइट इत्यादि के बारे में हमने पहले भी चर्चा कर ली थी, बहुत ज्यादा उस पर हम बात नहीं करेंगे। 3 जुलाई से फॉर्म भरा जा रहा है, 15 जुलाई तक भरा जाएगा और बहुत ही तेजी के साथ सिर्फ 2 दिन के बाद आप देख रहे होंगे कि इतना फास्ट तो चुनाव परिणाम भी नहीं आता है जितना कि यहां पर है। ठीक है, और बहुत जल्दी जल्दी कराया जाएगा। कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि फाइनल रिजल्ट जो है वो 1 अगस्त को आ जाएगा। बहुत ही विधिवत तरीके से यहाँ पर चीजें करने की कोशिश की गई हैं और 1 सप्ताह के अंदर में ज्वाइनिंग भी करा दी जाएगी। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी के बारे में यहाँ पर कई पॉइंट दिए गए हैं। एज लिमिट है अधिकतम 43 और न्यूनतम 21 वर्ष। ठीक, और जो योग्यता थी हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात की कि एमए में 55% यूआर कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए होना चाहिए और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो 5% की छूट है, यानी कि 50% होना चाहिए। इन बारीकियों को आप समझिए। अगर आप फिजिकल चैलेंज पर्सन है तो आपको भी 5% की छूट है, यानी 50% होना चाहिए। इसके बाद एमए के साथ नेट होना चाहिए। अगर आपकी पीएचडी है तो पीएचडी भी आपके काम में आएगी और अलग अलग बतलाया गया कि कैसे पीएचडी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए रेगुलर मोड में है तो। ठीक है, एप्लीकेशन की कोई फीस नहीं है यहाँ पर। रिजर्वेशन को लेकर हमने बता ही दिया कि जो बिहार के निवासी उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि सिलेक्शन प्रोसेस और मार्किंग स्कीम क्या है, इसको समझने की जरूरत है। तमाम विद्यार्थी वही जो कमेंट कर रहे थे कि पीएचडी नहीं है तो क्या करें, पीएचडी में हम अभी एडमिशन लिए हुए हैं, सिनॉप्सिस लिख रहे हैं, 50 तरीके का कमेंट कर रहे थे। तो यहां ध्यान रखना है कि आपके जो भी एकेडमिक
कैरियर है, जिसको कि एपीआई बोलते हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। प्रिय विद्यार्थियों, जब आप 10वीं का एग्जाम देने गए होंगे तो आपको नहीं मालूम रहा होगा कि 10वीं के मार्क्स का इतना इंपॉर्टेंट रोल है, फिर 12वीं का, फिर बीए का, फिर एमए का, ठीक है, फिर नेट का, फिर जेआरएफ का, फिर पीएचडी का, अंत में इंटरव्यू है। तो आपने जो वर्षों तक मेहनत की है, आमतौर पर हम सभी मध्य वर्ग से जुड़े हुए हैं और किसान परिवार, और अभी हिंदी विषय को पढ़कर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, केंद्र की तरफ आने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी तरफ मेरिट का बड़ा रोल होता है, खासतौर से मैं गाजीपुर से हूं तो उधर तो मेरिट का काफी रोल होता है। नंबर आपको पाना है, किसी तरीके से पाना ही पाना है, तो उसका आपको फायदा मिलेगा। जिसकी स्कूलिंग बहुत अच्छी हुई होगी, जिसके गार्जियन बहुत सतर्क रहे होंगे, उनके लिए ये जो एपीआई स्कोर है वो काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। एक एक करके हम बात करेंगे। जैसे पीएचडी का बताया गया कि 11 नंबर है, अगर आप जेआरएफ हैं तो 11 नंबर, अगर नेट हैं तो 8 नंबर। अगर मान लीजिए आपने एमए कर लिया है, एमए के बाद की ये सब उपलब्धियां हैं तो सबका बतलाया गया। हाईएस्ट आप देख रहे हैं कि 22 नंबर है, यानी आप एमए हैं, जेआरएफ हैं और फिर पीएचडी हैं, तो आपको 22 नंबर मिलेगा, जो कि अधिकतम है रिसर्च के अंतर्गत। रिसर्च को यहां पर इतना कैटेगराइज किया गया है कि रिसर्च के अंतर्गत पीएचडी, जेआरएफ, नेट है। अगर मान लीजिए आपने एमए कर लिया, फिर आप नेट क्वालिफाइड हुए और पीएचडी भी कर लिए, तो आपको 19 नंबर मिलेगा। यदि आप एमए कर लिए, फिर पीएचडी, नेट क्वालिफाइड हो गए, जेआरएफ भी रहे, पीएचडी कर लिए, तो 22 नंबर मिलेगा। अधिकतम आप देख रहे हैं कि 22 नंबर है। अब तमाम विद्यार्थी कह रहे होंगे कि ऊपर वाले में तो पीएचडी और जेआरएफ लिखा तो भी 22 है। जेआरएफ में इंक्लूड एक तरीके से नेट देखा जाए तो सही मायने में जो असली सर्टिफिकेट है वो नेट का ही सर्टिफिकेट है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसमें जुड़ा हुआ है जेआरएफ, यानी कि अगर आपने पीएचडी में एडमिशन ले लिया तो आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप दी जाएगी, और अगर आप और अच्छा कर रहे हैं और सीनियर हो गए तो यह सारफ भी होता है, ठीक है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। इसके बाद पीएचडी आप कंप्लीट कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप एमए हैं, नेट हैं, तो भी फॉर्म को आप भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पीएचडी, जेआरएफ इत्यादि नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। फॉर्म भरना है, लेकिन यहां पर उसी हिसाब से है, आपको नंबर काउंट होंगे आपके, ठीक। इसके बाद है कि अब मान लीजिए कोई विद्यार्थी बोले कि वो पीएचडी में नहीं है तो उसको केवल 8 नंबर मिलेगा, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान में रखना, जैसे कोई विद्यार्थी बोल दिया कि मैं तो पीएचडी नहीं किया हूं, अभी हाल ही में नेट क्वालिफाइड हुआ हूं, तो उसके लिए 8 नंबर मिलेगा। एमए का जो नंबर है और फिर 8 नंबर मिलेगा, ठीक है। यानी कि हम बात करें 22 में से 8 अगर घटा देते हैं तो 14 नंबर का इसको लॉस हो रहा है। यही मेन है पीएचडी और जेआरएफ, यहाँ पर 14 नंबर का लॉस हो रहा है अगर आप पीएचडी जेआरएफ नहीं है तो। लेकिन फॉर्म भर सकते हैं, चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, अब समझ में आ रहा होगा कि हाँ मैं योग्य हूं कि नहीं हूं। अब हम अगर एमए की बात करें तो एमए में परसेंटेज के हिसाब से दिया हुआ है, अलग अलग कैटेगरी बनाया हुआ है और हाईएस्ट नंबर है 26। इसके बाद आप काउंट कर लेंगे कि आप किस रेंज में हैं, किस रेंज में आप हैं, उस हिसाब से आप अपना नंबर काउंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद है बीए का। बीए में जो है हाईएस्ट नंबर है 17 नंबर। परसेंटेज के हिसाब से यहां दिया हुआ है कि कितना है, आप खुद काउंट करेंगे। आपके पास प्रमाण पत्र है, यानी कि एपीआई के माध्यम से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी पोजीशन क्या है, आप कहां पर ठहर रहे हैं। लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अभी मैं खुद अपना एपीआई स्कोर आप सभी को यहां पर काउंट करके बतलाऊंगा। अगर इंटरमीडिएट में है तो मैक्सिमम 13 नंबर मिलेंगे, लेकिन यहां पर परसेंटेज के हिसाब से आपको
निकालना भी है कि आपका कितना नंबर बन रहा है। अगर 100 में 100% आपका है तब तो 13 नंबर मिलेगा, नहीं तो फिर काउंट करना पड़ेगा इसको। उसी तरीके से 10वीं का भी है। तो जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिरकार जब मैं फॉर्म भरता तो मुझे क्या उसका रिस्पॉन्स रहता। तो देखिए, अगर रिसर्च के दृष्टिकोण से देखें तो वो सारी चीजें रही हैं जो होना चाहिए। तो 22 नंबर हो गए यहाँ पर। इसके बाद हम, रुक जाइए, इसको मैं थोड़ा और बेहतर कर देता हूं ताकि दिखे ये। ठीक है, आप लोग भी इसी तरीके से अपना काउंट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए यहां पर पीएचडी हो गया, फिर नेट हो गया, फिर जेआरएफ हो गया, यानी कि पूरा 22 नंबर मिलता अगर हम फॉर्म को अप्लाई करते। और एमए का अगर हम काउंट करें तो पूरा हाईएस्ट नंबर मिलता। जिसका 80 से ऊपर परसेंटेज रहेगा उसको हाईएस्ट नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर हम ग्रेजुएशन का यहां पर नोट करते तो 15 नंबर मिलता। ठीक है, जिसका 70 से ऊपर और 80 से कम। अच्छा, विडंबना यह है कि अगर जिसका 79% रहेगा उसको भी 15 नंबर मिलेगा, ये है। और जिसका 71% रहेगा उसको भी 15 नंबर मिलेगा। तो यहां पर जैसे कई बार लॉस हो जा रहा है। ठीक है, जैसे अपना मैं बात करूं तो 77 था लेकिन 15 नंबर ही मिल रहा है, तो 15 नंबर हमने जोड़ लिया। 12वीं का अगर हम बताएं आपको तो यहां पर जो बोला गया कि उसमें 13 का कर देना है। ठीक है, तो जब इसको आप करेंगे 77 इंटू 13 और 100 से उसको डिवाइड कर देंगे तो ये 10 नंबर के आसपास में आ रहा है, 10 नंबर हो रहा है। ठीक है, और 10वीं का अगर हम करें तो ये अब यहां पर 10 तो 7 नंबर हो रहा है। टोटल हम जोड़ रहे हैं तो 80 नंबर हमारा हो रहा है। 88 में 80 नंबर एपीआई बन रहा है। अगर हम फॉर्म भरते तो 100% चयन होना तय था। तो आप देखिए, इसी तरीके से आप भी अपना कैलकुलेशन कीजिए। तो तमाम विद्यार्थी ना चाहते हुए भी हमारे एपीआई स्कोर को भी समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छी बात यह है खासतौर से जो अपीयरिंग में विद्यार्थी हैं, इसमें कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ना कोई आर्टिकल का मांगा गया है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो वैकेंसी चल रही थी सब उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और आर्टिकल्स में काफी धांधलियां हुई थी। तो यहाँ पर साफ साफ रख दिया गया है कि जो आपने 10वीं से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई की है उसी का मूल्यांकन किया जाएगा। उसको अलग अलग क्राइटेरिया में यहाँ पर रख दिया गया है। ठीक, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कैसे कैलकुलेट करना है इसको। अब मान लीजिए आपने एमए किया है, वहां सीजीपीए में, जैसे मैं जेएनयू की बात करें, जेएनयू के तमाम विद्यार्थी जुड़े होंगे, जिनके अंदर धैर्य होगा वो अभी तक जुड़े होंगे। उनको लग रहा होगा कि ये व्यक्ति कुछ अच्छी बात जरूर बताएगा बीच में। तो जैसे सीजीपीए अलग अलग विश्वविद्यालयों में आप देखेंगे 10 का सीजीपीए माना जाता है, लेकिन जेएनयू में 9 का माना जाता है। अच्छा, वहां पर भी फॉर्मूला बना दिया गया है। तो आप फार्मूला के आधार पर अपना सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, और नहीं तो एड ब्लॉक में जाकर जो रजिस्ट्रार हैं इन लोगों से आपको बनवाना पड़ेगा। जो परीक्षा नियंत्रक हैं उनसे परसेंटेज वाला बनवाना पड़ेगा। जब हम लोग थे तो खुद बनवाए हुए थे और फार्मूला भी था उसका। आपके मार्कशीट के पीछे भी फार्मूला दिया रहता है। बीएचयू में अगर आप पढ़ाई किए होंगे तो वहां पर भी फार्मूला है, तो उस हिसाब से आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। बहुत ही आराम से फॉर्म को भरना है। थोड़ा इधर उधर हुआ तो बहुत आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है। अब कुल मिलाकर 88 एपीआई हो गया, और इंटरव्यू आप देख रहे हैं कि मात्र 12 नंबर का है, बहुत कम नंबर का है। जैसे तमाम विद्यार्थी होंगे या अनुभवी लोग होंगे वो कहेंगे कि इसी में हेर फेर होगा। मुझे लगता है कि पारदर्शी ढंग से यहाँ पर चीजें होंगी, क्योंकि एपीआई में तो कोई धांधली नहीं हो सकती जब तक खुद आप गलत न भरे हो। ठीक है, और 12 नंबर में मैंने देखा बिहार में 1 नंबर भी मिलता है और 13 नंबर भी मिलता है, पिछले जो अनुभवों को मैं अगर शेयर करूं तो। लेकिन अगर आप ठीक ठाक हैं
तो आपको 7-8 नंबर तो मिल ही जाएगा। तो अपने एपीआई में इतना जोड़कर चल सकते हैं। बेहतर परफॉर्मेंस आप करेंगे तो 10 तक भी जा सकते हैं। कोशिश ये कीजिए कि 10 तक जाएं, ठीक है। और इसमें भी बतलाया कि इंटरव्यू में आपकी टीचिंग स्किल को देखा जाएगा और आपके जो भी इंटरेक्शन है उसको लेकर देखा जाएगा, ठीक। तो ठीक है, अच्छा है, अच्छे विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा इसका। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से एपीआई का निर्धारण हो रहा है और कैसे इंटरव्यू का हो रहा है। पूरा मैंने बता दिया और अपने को भी शामिल कर लिया इसमें, ठीक है। और मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर होगी, आप जानते हैं कि एपीआई और इंटरव्यू दोनों को मिलाकर मेरिट बनेगी। इसके बाद जब आपका रिजल्ट आएगा 7 दिनों के अंदर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। सारी चीजें बतला दी गई। अब तमाम ऐसे विद्यार्थी हैं जो दूसरे राज्यों में इंटरमीडिएट में टीजीटी पीजीटी या फिर नौकरी कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि हमें इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। अगर जो भी विद्यार्थी नेट हैं पीएचडी हैं तो उनके मन में रहता है कि वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बने, हायर एजुकेशन में जाए। जाहिर सी बात है कि सबके मन में होता है। हमने भी डीएसएसबी प्रवक्ता को छोड़ा, यूपी को छोड़ा, और तो अब कभी प्रयास नहीं करते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर सभी बनना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल है, यानी कि संविदा पर। संविदा शब्द को आपने पहले भी सुना होगा। इसमें कहा गया है कि आपकी नौकरी तब तक वैलिड रहेगी जब तक आपके पद के विरुद्ध रेगुलर या बैकलॉग अपॉइंटमेंट नहीं होते हैं, तब तक ये वैकेंसी आपका पद बना रहेगा। और ध्यान में रखना है कि पहली नियुक्ति जो होगी 1 सेशन के लिए होगी, यानी कि 6 माह से लेकर 1 साल के लिए, और फिर आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा। अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा तो अगले सेशन में अगले साल आपको मौका मिलेगा। आपको फिर से प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा या फिर आपका रिन्यूअल कर दिया जाएगा। आपको एक्सटेंशन भी मिल सकता है अगले सेशन के लिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। जो सबसे अच्छी बात यहाँ पर है कि जब तक आप नौकरी करेंगे आपको पूरा बेसिक जो यूजीसी का नियम है 57,700 वो पूरा मिलेगा, और फिर डीए का जो कंट्रीब्यूशन होता है, कुछ लोग जोड़कर बता रहे थे कि कुल 92,000 के आसपास में आपकी सैलरी होगी, ठीक है। डीए का अभी मैं कंफर्म नहीं बतला पाऊंगा, लेकिन कुल मिलाकर देखिए तो ठीक ठाक है। उस दौर में जब लोग 20,000, 25,000, 10,000 के लिए इधर उधर नौकरी कर रहे हैं, खासतौर से जो प्राइवेट स्कूल्स में काम कर रहे हैं, उनके लिए सुनहरा मौका है, ठीक है। और ये एक तरीके से जैसे रेगुलर अपॉइंटमेंट और असिस्टेंट प्रोफेसर को जो कुछ मिलता है, सुविधाएं जो मिलती हैं, इनको भी मिलेंगी। इधर अभी गेस्ट फैकल्टी भी यहाँ पर पढ़ाती है, तो उन लोगों को क्लास के आधार पर 50,000 अधिकतम की सैलरी मिलती है। लेकिन यहाँ पर आपको एकदम 16 क्लास लेने हैं, जैसे एक सामान्य असिस्टेंट प्रोफेसर क्लास लेते हैं, जैसे पिछले 6 वर्षों तक हमने लिया। अब तो हम लोग सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर में हो गए हैं, तो संख्या भी उतना ही है, लेकिन एसोसिएट प्रोफेसर इन सब के क्लासेस डिवाइड है। खैर, आपको ध्यान में रखना है कि 16 क्लास लेना है, उसके एवज में आपको सैलरी इतनी मिलेगी। तो ये काफी अच्छा है। तमाम ऐसे गेस्ट फैकल्टी होंगे जिनको लग रहा होगा कि क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, तो 50,000 के मुकाबले आप देख रहे हैं कि 57,700, और इसमें जो डीए का जुड़ेगा अच्छी खासी अमाउंट में सैलरी आपको मिल सकती है। तो ये चीज आपको देखना है, ठीक है। ऐसे विद्यार्थी जिनके लिए आगे पीछे कुछ नहीं है वो निश्चित तौर पर भरें, और जो इच्छुक हैं पढ़ाने के वो भी करें, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि जो इसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपको कहीं अन्य जगह पर अप्लाई करेंगे तो उसका नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। और पूरा यहाँ पर बता दिया गया। जिस चीज की तरफ मैं संकेत करना चाह रहा था कि अगर आप हिंदी विषय से हैं तो कहां कहां आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, फॉर्म अप्लाई करने के लिए 10 विश्वविद्यालयों का नाम दिया गया है। पीपीयू, वीकेएसयू, एमयू, ठीक है, एमयूएनयू, टीएमबीयू, पीयूआरयू,
BNMU, LNMU, BRBU और JPU, ठीक है। तो इतने नाम दिए गए हैं और सब में अलग अलग सीट्स है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप अपने भौगोलिक, अपने निवास के आधार पर, चाहे आप किसी भी राज्य के हों या फिर बिहार के ही हों, किसी भी जिले के, तो अपने हिसाब से आप फ्री हैं इन 10 में से रैंकिंग निर्धारित करने के लिए कि किस में आप अप्लाई करेंगे, ठीक। जैसे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है, मगध यूनिवर्सिटी है, ठीक है, मुंगेर यूनिवर्सिटी है, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी है, भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी है। ये सभी यूनिवर्सिटीज हैं, इन्हीं में आपको कोई एक यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, ठीक है। यूनिवर्सिटी मतलब कॉलेज मिलेगा आपको। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, आप जब भी आपका अपॉइंटमेंट होगा वो कॉलेज में होगा। विशेष रूप से एक विद्यार्थी ने लिखा था कि क्यों 6 विषयों में ही ये वैकेंसी आई हुई है, उनका काफी अच्छा प्रश्न था। तो प्रिय विद्यार्थियों, चूंकि ये नई शुरुआत है, तो शुरू में जो प्रैक्टिकल रहित विषय हैं उनको रखा गया, जैसे कि उसमें हिंदी है, इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है। तो इन विषयों को रखा गया। आने वाले समय में विषय जुड़ते जाएंगे, जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी चीजें स्थापित होती जाएंगी तो अन्य विषय भी आएंगे और क्राइटेरिया यही रहेगा। तो सभी विषयों का दिया हुआ है, सब पर हम नहीं बातचीत करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम आप सभी का ध्यान ले जाना चाहेंगे कि देखिए, यहाँ पर जो बतलाया गया था कि कौन अप्लाई कर सकता है, किसको रिजर्वेशन का लाभ मिल सकता है, इसी का मैं हिंदी में ऊपर में ट्रांसलेशन किया हुआ था कि रिजर्वेशन केवल बिहार के लोगों के लिए रहेगा, अन्य राज्यों के जो लोग हैं वो यूआर कैटेगरी में माने जाएंगे, भले वो अपने राज्य में किसी कैटेगरी में हो। तो आप उस चीज को तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोग इस चीज को आपको बतलाएंगे। जैसे मान लीजिए आप हिंदी विषय के हैं, तो एक तो हिंदी विषय में अगर आपने एमए किया है और बीए में आपका हिंदी रहा है तो अप्लाई कर देंगे आप। इसके अतिरिक्त आपको देखना है कि अगर आपने भाषा विज्ञान में एमए किया है, यानी लिंग्विस्टिक में किया है, बहुत लोग हैं जो लिंग्विस्टिक में एमए कर लेते हैं, लेकिन बीए में तीनों साल में हिंदी भाषा और साहित्य एक मुख्य विषय के रूप में रहा होगा, तो लिंग्विस्टिक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने तुलनात्मक साहित्य में एमए किया है लेकिन बीए में हिंदी पढ़ा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने ट्रांसलेशन में एमए किया है और बीए स्तर पर 3 सालों तक आपने हिंदी भाषा और साहित्य पढ़ा होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लोक साहित्य में आपने अगर एमए किया है और बीए लेवल पर हिंदी भाषा और साहित्य पढ़ा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप देख रहे हैं कि समतुल्य विषयों का भी यहाँ पर लेखा जोखा दिया गया है कि हिंदी के अलावा अगर आपने एमए किया है लेकिन बीए लेवल पर आपने हिंदी पढ़ा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चीजों को आप देख रहे होंगे, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना था, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि अब किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखना कि जो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है, आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फोटो है 20 KB से 100 KB के बीच में हो और सिग्नेचर 20 से 100, और जो भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं 20 से 500 KB के बीच में, और 100 से 100 KB, 1 KB वाला देख लीजिए, इस हिसाब से आपको करना है, ठीक है। तो जल्दी से आपका फॉर्म भरा जाएगा। बाकी पूरा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। हालांकि कुछ ऐसे विद्यार्थी बच जाते हैं जिनके अंदर कंफ्यूजन रहता ही है, तो वो कमेंट कर सकते हैं। हमने अपने लेवल पे जितना समझ थी उसके हिसाब से कोई ऐसा पॉइंट नहीं था जिसको कि ना बताया होगा। विषय समतुल्यता को लेकर भी, किस विश्वविद्यालय में कितनी सीट है, उनके प्रेफरेंस को लेकर, और कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, एपीआई
कैलकुलेशन कैसे किया जा सकता है, सब चीज को लेकर हम आप सभी से चर्चा किए और मुझे लग रहा है कि आपको अब समझ में आ गया होगा और जल्दी से आप अप्लाई करेंगे और चयन हो ना हो लेकिन एक अनुभव जरूर आपको मिलेगा। आप देख रहे हैं कि आप अगर 625 सीट है तो अगर 3 गुना भी बुलाया जाता है यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, आप इसमें गुणा कर सकते हैं। ठीक है, 2000 के आसपास में लोग आ ही जा रहे हैं। ठीक है, तो इतने लोगों के बीच में तो आ जाएंगे। और इसमें कितने पीएचडी वाले होंगे, मान लीजिए मैं 500 पीएचडी वालों को जोड़ लेता हूं, बाकी नेट और एमए ही होंगे ज्यादातर। और सबके चूंकि जो जितना पुराना होगा उसका 10वीं 12वीं बीए का नंबर बहुत कम होगा या फिर खराब कर सकते हैं, तमाम लोग हैं ऐसे। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि चूंकि अगर मैं व्यक्तिगत रूप में बोलूं तो बीएचयू और जेएनयू में अच्छे नंबर मिलते हैं, तो ठीक ठाक नंबर रहा बीए और एमए में हमारा। और चूंकि गाजीपुर से थे तो 12वीं में भी अच्छा था। 10th में अपेक्षाकृत अपने समय में तो ठीक नंबर था लेकिन अपेक्षाकृत कम था। फिर भी हमने पूरा यहाँ पर कैलकुलेट करके बता दिया आपको। 88 में 80 नंबर एपीआई हो रहा है। अगर मान लीजिए इंटरव्यू में हम खाली उपस्थित हो जाएं तो 2-3 नंबर तो मिल ही जाएगा उपस्थित होने पे, बाकी अच्छा परफॉर्मेंस कर देंगे तो 10 नंबर मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 100 नंबर में 90 नंबर, हो सकता है कि इस रेंज के भी लोग हों, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो अभी भी बीए इत्यादि में 77% पाना बड़ी बात होती है। हालांकि अब सीजीपीए आ गया है, सेमेस्टर वाइज है, तमाम विद्यार्थी पा जाते होंगे, लेकिन जब सन 2009 में हमने इसको पाया था तो काफी अच्छा नंबर था, टॉपर रैंकिंग में नंबर था, अच्छा था। वो दिन हम याद करते हैं, वही जो लिखने वाला जो कमेंट्री सेक्शन में हम बोलते हैं नोट्स के माध्यम से, तो ये सब मिला हुआ था। तो चीजें समझ गए होंगे आप। मेरे कहने का मतलब यही है कि जो कट ऑफ है, कट ऑफ आप देखेंगे 625 के लिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 60 वोट तो पहुंच ही जाना चाहिए। तो आप लोग एकदम से फॉर्म भरिए, आप लोग काउंट भी कर सकते हैं। 60 नहीं तो जैसे कि 65-68 भी जा सकता है। अब वो फॉर्म के ऊपर है कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि पता नहीं बिहार में किस तरीके से नौकरी करना होगा, क्या करना होगा। कुछ लोग तो अफवाह भी उड़ाएंगे कि इतनी अच्छा, किसी की बातों में नहीं आना है। अगर आपका सब कुछ बढ़िया है तो फॉर्म भरिए, वो बात की बात है कि आप क्या करेंगे 7 दिनों के अंदर, ठीक है, लेकिन किसी के बहकावे में मत आइए। बहुत कम लोग हैं कि आपको सही दिशा दे दें। तो प्रिय विद्यार्थियों, बातें बहुत हैं, हम आपसे अपने अनुभवों को तो साझा करते ही हैं। आप लोग फॉर्म को अप्लाई कीजिए और बिहार में आइए, आप लोगों का स्वागत है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।